आज बात करते हैं उस कहानी की जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के लिए एक दूसरे से भिड़ गईं। और ये सिर्फ मसालों या मुनाफे की रेस नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने की कहानी थी। सदियों से यूरोप में भारतीय मसालों की कीमत सोने के बराबर थी। सचमुच सोने के बराबर। तो जरा सोचिए क्या होता है जब उस व्यापार का दरवाजा धड़ाम से अचानक बंद हो जाए। बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की शुरुआत करता है। देखिए, पुराने जमाने से ही भारत और यूरोप के बीच जमीन के रास्ते बढ़िया ट्रेड चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन फिर आया साल 1453 जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और बस वो मेन रास्ता हो गया बंद। अब यूरोप के देशों के सामने एक ही रास्ता था, भारत तक पहुंचने के लिए कोई नया सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना। और यहीं से सारी दौड़ शुरू हुई। तो एक घटना ने पूरे यूरोप को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया और इसी मुश्किल से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री खोजों में से एक, भारत की खोज। मकसद एकदम क्लियर था, जो जमीनी रास्ते थे उन पर ऑटोमन और वेनिस वालों का कब्जा था, मतलब मोनोपोली थी। तो इसे तोड़ना था और सीधे भारत के खजाने तक पहुंचना था, मतलब मसाले, कपास, रेशम, ये सब। तो ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक मजबूरी थी जिसने इतिहास की सबसे खतरनाक समुद्री यात्राओं को हवा दी। तो सवाल ये है कि जबरदस्त रेस में सबसे पहले फिनिश लाइन किसने पार की? वो थे पुर्तगाली। वो न सिर्फ सबसे पहले पहुंचे, बल्कि उन्होंने अगले 100 सालों के लिए इस पूरे खेल के नियम ही तय कर दिए। साल था 1498। वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर काटकर आखिरकार भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच ही गया। वहां के लोकल राजा जेमोरिन ने उनका स्वागत भी किया, लेकिन ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। 60 गुना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वास्को डी गामा की पहली यात्रा का जो भी खर्चा आया था, उससे 60 गुना ज्यादा का मुनाफा हुआ। बस इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। सबको समझ आ गया कि भारत के साथ व्यापार में कितना जबरदस्त पैसा है। अब इतना सारा मुनाफा हाथ लगे तो उसे कोई जाने कैसे देगा? तो पुर्तगालियों ने इसे बनाए रखने के लिए एक सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते थे कार्टाज सिस्टम। अब ये था क्या? ये एक तरह का परमिट था, एक लाइसेंस। मतलब हिंद महासागर में अगर किसी भी जहाज को ट्रेड करना है तो उसे पुर्तगालियों से ये कार्टाज लेना पड़ेगा, और जिसके पास ये नहीं होता था उसे सीधा समुद्री डाकू घोषित करके उस पर हमला कर दिया जाता था। सीधी सीधी दादागिरी थी, अपनी नेवी की ताकत पर मोनोपोली बनाने की। और उन्होंने अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत की। देखिए, पहला गवर्नर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, मतलब समंदर पर राज करो। फिर आया असली खिलाड़ी अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, जिसे असली फाउंडर भी मानते हैं। उसने 1510 में गोवा छीन लिया। और उसके बाद नीनो दा कुन्हा ने तो राजधानी ही कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दी और दीव दमन पर भी कब्जा कर लिया। मतलब पुर्तगाली पूरी तरह से जम चुके थे। तो पुर्तगालियों का दबदबा तो मजबूत था, कोई शक नहीं। लेकिन भारत का खजाना इतना बड़ा था कि उसे वो ज्यादा दिन अकेले नहीं संभाल सकते थे। जल्द ही इस पार्टी में नए मेहमान आने वाले थे, जो उनकी मोनोपोली को सीधी चुनौती देने वाले थे। और मुकाबला देखते ही देखते तेज हो गया। पुर्तगालियों के पीछे पीछे 1605 में डच आ गए मसूलीपट्टनम में। फिर 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना अड्डा जमाया। और सबसे आखिर में 1668 में फ्रांसीसी भी सूरत ही पहुंच गए। अब ये रेस सबके सामने थी। भारत में पैर जमाने की होड़ खुलकर शुरू हो गई थी। इन नए प्लेयर्स में पुर्तगालियों को सबसे पहले असली टक्कर दी डचों ने। 1602 में बनी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को काफी हद तक साइडलाइन कर दिया और 17वीं सदी में मसालों के ट्रेड पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनका टाइम भी लिमिटेड था, क्योंकि अब मैदान में असली खिलाड़ी अंग्रेज उतर चुके थे। तो अब सीन कुछ ऐसा था, डच और पुर्तगाली धीरे धीरे इस रेस से बाहर हो रहे थे और अब मैदान में सिर्फ 2 सबसे बड़े खिलाड़ी बचे थे। और यहीं से कहानी उस फाइनल शोडाउन की तरफ मुड़ती है, जिसने भारत का भविष्य तय कर दिया। अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी। यहाँ अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिलता है। देखिए,
उनकी पहली कोशिश 1608 में कैप्टन हॉकिंस वो सीधे जहांगीर के दरबार में गए और अधिकार मांगने लगे। नतीजा फेल, लेकिन 1615 तक वो सबक सीख चुके थे। इस बार सर थॉमस रो एक एम्बेसडर की तरह गए, तोहफे लेकर, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, और नतीजा उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में फ्री ट्रेड करने का शाही फरमान मिल गया। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि भारत में जोर जबरदस्ती से ज्यादा कूटनीति काम आती है। और ये फरमान मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पावर बढ़ाई, स्टेप बाय स्टेप। पहले 1639 में मद्रास लिया और वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। फिर 1668 में उन्हें बॉम्बे मिला, शाही शादी में दहेज के तौर पर। और आखिर में 1698 में उन्होंने 3 गांव की जमींदारी ले ली, जो बाद में जाके बना कलकत्ता। और यही 3 शहर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, उनके पावर के 3 सबसे बड़े सेंटर बने। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1717 में। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फरमान के तहत कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया, मतलब जीरो टैक्स। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने उन्हें अपने सारे कॉम्पिटिटर्स पर एक जबरदस्त इकोनॉमिक एडवांटेज दे दिया, और यही पैसा आगे चलकर फ्रांसीसियों के खिलाफ उनकी मिलिट्री पावर का फ्यूल बना। इस पूरे खेल में सबसे लेट एंट्री हुई फ्रांसीसियों की 1664 में, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। उनके गवर्नर डुप्ले बहुत एम्बिशियस थे और उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सीधे अंग्रेजों से टक्कर लेने के मूड में थे। और इसी टकराव से शुरू हुए कर्नाटक वॉर्स, जो असल में भारत पर कंट्रोल के लिए फाइनल बैटल साबित हुए। ये सिर्फ 2 कंपनियों की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य पर कब्जे की जंग थी। तो पुर्तगाल से शुरू होकर फ्रांस तक इस सदियों लंबी रेस का फाइनल नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि भारत की कहानी अब सिर्फ ट्रेड की नहीं रह गई थी, ये कहानी व्यापार से साम्राज्य की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात, पुर्तगालियों के कुछ ऐसे भी योगदान हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जैसे कि भारत में तंबाकू, टमाटर, आलू और मिर्च, ये सारी फसलें वही लेकर आए थे। और इतना ही नहीं, 1556 में गोवा में भारत का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने ही लगाया था। तो खैर, दशकों की संघर्ष, लड़ाई और डिप्लोमेसी के बाद आखिर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अपने सभी यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया और वो भारत में सबसे बड़ी, सबसे डोमिनेंट फॉरेन पावर बनकर उभरी। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर एक कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे देश के शासक कैसे बन गई? ये वो सवाल है जो भारतीय इतिहास के अगले चैप्टर की शुरुआत करता है।